नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में हमने आपको सीटेट, टेट और पीआरटी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन प्रोवाइड कराया था और बहुत ही बृहद चर्चा पर की थी। और मुझे लगता है कि उन सारे एग्जाम में जो विषय पूछे जाते हैं उन पर भी कई वीडियोस आपको मिल चुके हैं, जैसे मनोविज्ञान, गणित, है ना, इंग्लिश, इन सबके विषयगत विश्लेषण भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए जा चुके हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूं लेकर के सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम का डिस्कशन। फ्रेंड्स, ये जो सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो 1 to 5 के लिए भी है और 6 to 8 के लिए भी है। और मैं दावा करता हूं कि आप अभी तक इस तरह से हिंदी पाठ्यक्रम का विश्लेषण नहीं पाए होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इसे जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी पाठ्यक्रम की ओर चर्चा करने से पहले आपका मैं एक व्यू बता दूं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सीटेट में हिंदी के अंतर्गत सेक्शन में कुल 30 प्रश्न आते हैं, ये तो सबको पता है। और इन 30 प्रश्नों में आपको ये पता होगा कि लोगों की ऐसी मानना है कि यह व्याकरण से संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूरी तरह से आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, बिहेवियर, भाषा विज्ञान, पेडागॉजी इत्यादि पर आधारित होते हैं। तो अभ्यर्थी ऐसा सोच बैठते हैं कि व्याकरण से इस सीटेट के हिंदी का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं आपको एक पूरे तार्किक विश्लेषण के साथ ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सीटेट के भी पेपर में हिंदी के सेक्शन में व्याकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इसके सिलेबस को देखें तो उसके सिलेबस में सीटेट ने केवल क और ख ये 2 भागों में इसको बांटा है। एक अपठित गद्यांश और पद्यांश का सेक्शन है और एक हिंदी शिक्षण, पेडागॉजी अर्थात भाषा विकास का अध्यापन कला। मगर इन दोनों को अगर आप देख रहे होंगे तो वाकई इसमें कहीं भी व्याकरण का नामो निशान नहीं मिलता है। मगर आप जब इसके अंदर डीप जाकर के देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसमें 100% व्याकरण दिखाई देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अपठित गद्यांश और पद्यांश है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये अपठित है और यहां पर मैंने दोनों को एक ही में लिखा है। और इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप सीटेट का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें भाषा 1 और भाषा 2 में चयन करने का आपको ऑप्शन देता है और 20 प्रकार की भाषाएं होती हैं, उनमें से किसी भी भाषाओं को आप जो है भाषा 1 और भाषा 2 के अंतर्गत रख सकते हैं। मगर अगर आप पूर्वांचल के हैं, है ना, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हैं तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं भाषा 1 में हिंदी का चयन जरूर करते हैं या भाषा 2 में हिंदी का चयन जरूर करते हैं। तो अगर आपने भाषा 1 में हिंदी का चयन किया है तो भाषा 2 में आप अपने रुचि का कोई भी रुचि की कोई भी भाषा चुन सकते हैं, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, इंग्लिश हुआ, आप कोई भी चुन सकते हैं। तो भाषा 2 में अगर आप हिंदी चुनते हैं तो फिर भाषा 1 में आप कोई भी वैकल्पिक भाषा चुन सकते हैं। मगर आप सोचते होंगे कि भाषा प्रथम में हिंदी चुना या भाषा द्वितीय में हिंदी चुना, इन दोनों में अंतर क्या पड़ता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूं कि अगर भाषा 1 में आप हिंदी चुनते हैं तो उसकी विशेषता यह है कि भाषा 1 के हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसमें एक गद्यांश आपको दिया जाता है और एक पद्यांश आपको दिया जाता है। जी हाँ, एक गद्यांश और एक पद्यांश। एक कंफर्म है कि आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा। मगर वहीं अगर आप भाषा 2 में हिंदी का चयन करते हैं तो उस स्थिति में आपको दोनों ही गद्यांश मिलेंगे, यानी कि यहां पर पद्यांश का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग ये बात जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर को कभी पलट के देखे नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, शायद मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं कि ये मेरे हाथ में पिछले 10 साल के पेपर हैं। ये सीटेट के पूरे 10 साल के पेपर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और इन 10 साल के पेपर का मतलब हुआ सीटेट जो है 1 साल में 2 बार पेपर कराता है, और जुलाई में और 1 दिसंबर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 पेपर हो गए और उन पूरे पेपर का मैं विश्लेषण करके आपके सामने यह वीडियो बनाने आया हूं। इसीलिए थोड़ा सा मुझे समय भी लगा है आप तक सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम का सिलेबस देने में, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही गहन अध्ययन किया और ये पाया है कि पिछले 6 साल तक का पेपर अगर आप सीटेट का उठाएंगे तो उसमें भाषा 1 में हिंदी अगर आप देखेंगे तो वहां गद्यांश पद्यांश मिलेगा, भाषा 2 के हिंदी में देखेंगे तो दोनों ही गद्यांश मिलेगा, पद्यांश का अभाव होगा। तो ये चीजें अगर आप जान गए तो शायद अगली बार या इस बार आप जब भी फॉर्म भरेंगे या नए अभ्यर्थी अगर इसको देख रहे होंगे तो वो फॉर्म भरेंगे तो अगर वो पद्यांश से बचना चाहते होंगे तो भाषा 2 में हिंदी चुन लेंगे, और अगर उन्हें पद्यांश से कोई समस्या नहीं है तो वो भाषा 1 में हिंदी चुनेंगे। तो ये हमें लगता है आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अब देखते हैं कि अगर भाषा एक में आपने हिंदी चुन लिया, माना कि आपने भाषा एक में हिंदी चुन लिया, तो आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलेगा। यहां पर अब आते हैं, यहां पर गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं। जब यहां गद्यांश पद्यांश की बात करेंगे तो जो गद्यांश होता है उससे कितने प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर के आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 30 में से मतलब 50% क्वेश्चन जो है आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से ही होंगे। अब सवाल उठता है कि ये गद्यांश जो होता है ये मैंने अपने आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया है। अपने आधार पर ऐसा विभाजन जो है वो आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, मैं विश्लेषण के बाद ये बांटा हूं और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जब वो गद्यांश से 15 प्रश्न बना रहा था तो उस स्थिति में वह दो प्रकार से प्रश्नों का विभाजन कर, एक भावार्थ के आधार पर और एक व्याकरण के आधार पर। यानी कि अगर आप मान लीजिए पहले गद्यांश की बात करें, आपको कोई गद्यांश प्रोवाइड कर दिया गया और गद्यांश आप तक पहुंचा, तो उससे जब वो प्रश्न बनाने बैठेगा तो वह क्या करता है, 50% सवाल को भावार्थ से पूछता है। 50% सवाल को किसे करता है, भावार्थ से पूछता है, और 50% सवालों को व्याकरण से पूछता है। भावार्थ का मतलब यह हुआ कि अगर आप गद्यांश पढ़ने पर समझ रहे हैं कि वो गद्यांश कह क्या रहा है, उसका निष्कर्ष क्या है, किस आयाम को वो प्रदर्शित करता है, तो उसके बाद समझने के बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न नीचे पूछे गए होंगे जो कि उसके भावार्थ पर होंगे वो आप आसानी से दे सकते हैं। मगर उसी गद्यांश में जानबूझ करके कुछ व्याकरण के सवाल बनाए जाते हैं, जैसे कुछ शब्द जिसमें संधि होगी, जैसे उसी गद्यांश में कुछ शब्द होंगे जिसमें समास होगा, जिसमें उपसर्ग लगा होगा, प्रत्यय होगा, हो सकता है कोई मुहावरे, कोई लोकोक्ति का उन्होंने प्रयोग किया हो, तो वहां से उसी संधि और समास को वो नीचे पूछ लेते हैं कि इस शब्द में जो कि गद्यांश में यहाँ प्रयुक्त किया गया है, उस शब्द में कौन सी संधि है, उस शब्द में कौन सा समास है, इसका विग्रह बताइए। इस प्रकार के तमाम प्रश्न वो जो है व्याकरण से संबंधित पूछते हैं। हालांकि देखने में तो वो लगता है कि वो गद्यांश का सवाल है, मगर गद्यांश में भी वह व्याकरण को इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यही मैं समझाना चाहता था कि जो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सीटेट के पेपर में व्याकरण तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हिंदी का व्याकरण उसमें पूछा ही नहीं जाता है, तो किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जो है व्याकरण के सवाल को भी इन्होंने रखा है, अपने अंदर समेटा है, यह सीटेट की एक बहुत बड़ी खूबी है। अब ऐसी स्थिति में उसको गद्यांश का भी चयन बहुत ही अच्छा करना होगा। अपठित है तो गद्यांश भी देखिए कई तरह से पूछता है। एक तो मान लीजिए कोई कहानी जैसा दे दे, कोई कथानक जैसा दिया है आपको, और वो सबसे सरलतम गद्यांश होता है। उसको आप पढ़ेंगे तो उसकी कहानी का निचोड़ आप आसानी से निकाल सकते हैं और तत्काल जो है आप उसका भावार्थ से सवाल पूछा जाए तो जवाब दे सकते हैं। मगर वही गद्यांश का स्तर अगर उसको उठाना हो तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कोई वर्णनात्मक निबंध टाइप का दे देगा, कोई आलोचनात्मक गद्य दे देगा, हाँ, कोई लेख प्रस्तुत करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस प्रकार के गद्यांश को पढ़ने के बाद अब आपकी बौद्धिक क्षमता क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। जब बौद्धिक क्षमता आपकी विकसित होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि उस गद्यांश का क्या निष्कर्ष निकला, कहां से शुरू करके वो कहां पर खत्म किया, और उससे जब वो प्रश्न बनाता है तो उसके सीधे उत्तर शायद ही आपको गद्यांश में मिले। वो जब तक आप बातों को नहीं समझे रहेंगे तब तक आप उसके विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन नहीं सकते। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि प्राय ऐसे गद्यांश प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे जिसमें जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, आपकी जैसी भावना होती है वह गद्यांश आपको उसी तरह समझ में आता है। तो उस स्थिति में विकल्पों का चयन करने में मैक्सिमम जो है छात्र जो है मात खा जाते हैं। आप सारी बातें छोड़िए, आप दैनिक जागरण या कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बीच में एक एडिटोरियल निकलता है, संपादकीय निकलता है। उस संपादकीय को जब आप पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि पूरे पेपर में वह एक पृष्ठ होता है, वो जरूर उच्च बौद्धिक क्षमता वालों के लिए होता है। उसको पढ़ने पर आपको लगता होगा कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया गया है, इसको अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है ना। उसको उसके जो गद्यांश और अवतरण लिखे गए होते हैं उसके वाक्य बहुत सुसंगठित होते हैं, बड़े बड़े वाक्य होते हैं। उसकी शब्द रचना, वाक्य रचना, अवतरण रचना, ये सारी के सारे बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए होते हैं। और तब आपको उस संपादकीय का वह पैराग्राफ पढ़ने में, उस अवतरण को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ रहा है, वाकई यह लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है ये जानना होता है। तो उसी प्रकार के कुछ गद्यांश जो कि अक्सर सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। कथानक वाले गद्यांश बहुत कम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो है आलोचनात्मक, लेखात्मक या फिर वर्णनात्मक कोई निबंध आपको प्रस्तुत कर दिया जाता है, और ताकि आप उससे जो भावार्थ पे प्रश्न बने वो बहुत ही आसानी से आप ना कर लें। आप पूरा गद्यांश पढ़ें, उसका निचोड़ समझें, उसके बाद आप उसके विकल्पों को। सीटेट के प्रश्नों की विशेषता है क्या कि उसके प्रश्नों से ज्यादा उसका विकल्प कठिन होता है।
उसके जो 4 विकल्प होते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा चारों सही है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। उसमें से कोई एक आपको नियरेस्ट, एकदम नजदीकी, उचित, यथोचित उत्तर चुनने को वो बार बार कहता है। उसको भी मालूम है कि चारों के चारों लगभग सही, मगर उन चारों में कौन सा एक सही होगा जो सबसे सर्वाधिक उस प्रश्न के उत्तर के निकट ले जाता होगा, आपको उसे चुनना होता है। इसका मतलब कि आप उस समय अपने एकदम तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और तब आप उत्तर का चयन कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गद्यांश के बारे में मैं आपको जितना समझा सकता था समझाया कि किस प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं और उससे भावार्थ कर जो है 50% सवाल लगभग पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप भाषा 1 में हिंदी चुने हैं तो 15 प्रश्नों का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है कि 9 प्रश्न जो होता है वह गद्यांश से पूछ लेता है और 6 प्रश्न जो होता है वह पद्यांश से पूछ लेता है। इसमें भी कुछ इसी 9:6 के अनुपात में ये 15 प्रश्नों को बांटा रहता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि इस 9 प्रश्न जो गद्यांश से पूछे जाते हैं इसका 50% यानी कि 4 से 5 सवाल और 4 से 5 सवाल ये व्याकरण से पूछ दिया जाएगा और ये जो होता है 4 से 5 सवाल उसके भावार्थ से पूछ दिया जाएगा। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे मान लीजिए मेरे सामने पेपर भी है तो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक पेपर उठाता हूं, यही पेपर उठाया और इसमें आप देखेंगे भाषा 1 ये हिंदी है, शायद आपको दिख ना रहा हो फिर भी मैं पढ़ूंगा तो आप समझेंगे। और इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है और यह गद्यांश थोड़ा विज्ञान से संबंधित दे दिया है, जिसमें ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया को समझाया गया है, वातावरण और वनस्पतियों को समझाया गया है, उसके चक्र को समझाया गया है। तो देखिए इसको पढ़ने के बाद आप क्या किए, इसका भावार्थ निकाले, निचोड़ समझ गए। मगर जब इसके प्रश्नों पर आएंगे तो देखिए पहला ही प्रश्न जो दिया है वो लिखा है वातावरण का विग्रह और समास होगा। अब ये वातावरण क्या है, इस गद्यांश में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। जैसे गद्यांश में मैंने पढ़ा वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। अब यहां वातावरण इस गद्यांश में चूंकि आया हुआ है इसलिए ये नीचे वातावरण से संबंधित कोई भी व्याकरण वाला सवाल बना सकता है। वो ये भी पूछ सकता है वातावरण में कौन सी संधि है, वातावरण का संधि विच्छेद बताइए। मगर फिलहाल यहां पूछा गया है वातावरण का विग्रह और समास होगा और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वात का आवरण तत्पुरुष, वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि, वातावरण रूपी वात कर्मधारय और वात और आवरण द्वंद्व। आपको दिखाई दे रहा है कि इसने समास से भी सवाल उठाया तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया। डायरेक्टली नहीं पूछा वातावरण में कौन सा समास है, विग्रह भी साथ में जोड़ दिया। और ऐसी स्थिति में वो समझ गया कि अगर आप समास विग्रह के कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करके आए होंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही समझाना चाहता था कि गद्यांश से किस प्रकार उठा करके वह व्याकरण की ओर आपको लेकर के जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं यही समझाना चाहा कि आप व्याकरण में समास, तत्सम, तद्भव, वोकैब, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, सर्वनाम, संधि, वाक्य, उपसर्ग, ये सारी चीजें दिमाग में बैठाइए। क्या पता किस गद्यांश में वह कौन सा ऐसा वह गद्यांश ही चुनेगा जिस गद्यांश में जो है हर चीजों का वो इस्तेमाल कर सके, उसको व्याकरणिक ढांचे में ढाल करके वो आपके सामने रखेगा ताकि वो व्याकरण का भी सवाल पूछ सके और उसी से वह जो है आपके भावार्थ से भी सवाल बना सके। फ्रेंड्स मगर आप भाषा 2 में अगर हिंदी का चयन कर लेंगे तो आप इस पद्यांश से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को पद्यांश जो होता है ना कठिन लगता है। कारण है गद्यांश और पद्यांश की तुलना करें तो पद्यांश वाकई ज्यादा कठिन होता है। इसलिए क्योंकि पद्यांश की स्थिति में वो गागर में सागर भरने जैसी क्रिया होती है, छोटे छोटे लाइन में जाती जाती बातें कही गई होती हैं। तो बहुत लोग इस पद्यांश से भागते हैं और इसलिए वो भाषा 2 में हिंदी का चयन करते हैं। भाषा 1 और भाषा 2 को अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये पेपर आपने देखा तो ये पेपर के पीछे यहाँ पर भाषा 1 में हिंदी दिया हुआ है। ये आपका भाषा 1 में हिंदी है और भाषा 1 में हिंदी है और यहाँ पे पलटेंगे तो फिर यहाँ भाषा 2 में भी हिंदी आपको प्रोवाइड कराया। देखिए ये भाषा 2 में हिंदी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको भाषा 1 वाला हिंदी करना है, भाषा 2 वाला हिंदी करना है। तो मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, अगर आप फॉर्म भरते समय भाषा 1 में हिंदी भरे हैं तो आपको पहला वाला हिंदी करना था और अगर आपने भाषा 2 में हिंदी भरा है तो दूसरा वाला हिंदी आपको करना था। तो आप जो है अब पद्यांश और गद्यांश को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसके क्रिया को समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब आपको पेपर फॉर्म भरते समय भाषा 1 और भाषा 2 भरने में इसी पद्यांश और गद्यांश को समझ करके भरना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये समझा रहा था कि पद्यांश की बात कर रहे थे हम लोग कि पद्यांश क्यों लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो छोटे बातों में मैक्सिमम बातें जो है कह दी जाती हैं। मगर आप कहीं ना कहीं से गद्यांश और पद्यांश तो पढ़ेंगे ही, वैसे पढ़ तो सकते नहीं क्योंकि अपठित है, मगर फिर भी आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी मानिए तो आप परिषदीय विद्यालय की पुस्तकों का सहारा लीजिए, एनसीईआरटी की किताबों का सहारा लीजिए। 12 तक की किताब, इंटरमीडिएट तक की किताब, 6, 7, 8 से लेकर के आप अगर पढ़ डालते हैं तो आपको बहुत आसानी से, मैं एक एग्जाम्पल के साथ पेश करता हूं
जैसे आपको याद होगा, आप जब छोटे थे, है ना, अपने समय में, आपके समय शायद कक्षा 7 की किताब में एक भिक्षुक नाम की कविता थी। कविता क्या थी? वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता, पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह फटी पुरानी झोली को फैलाता पथ पर आता। ये पूरी कविता मैंने आपके सामने झटके में यूं कह दी ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके मस्तिष्क पटल पर आ गया हो तो आपको याद आ जाए, हाँ ये कविता तो हमने कभी न कभी परिषदीय विद्यालय की किताब में पढ़ी है। और जी हाँ, यह कविता आप मैं देख सकते हैं सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर मेरे सामने पेपर है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा। वाकई वह यह पेपर में यह प्रश्न यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, शायद ना दिखे तो कोई बात नहीं, विश्वास कीजिए, यहां से लेके यहां तक ये कविता पूरा दिया है और इस पर भी वह प्रश्न बनाया है। तो पद्यांश में भी देखिए प्रश्न वो कैसे बनाएगा, 50% भावार्थ पर पूछेगा और 50% वह व्याकरण पर पूछेगा। अब भावार्थ माने जब आप उस पद्य को पढ़ के उसका अर्थ समझ रहे होंगे तो भावार्थ पर सवाल आप आराम से दे देंगे और उसी में से जानबूझ करके वो व्याकरण का सवाल बना सकता है। जैसे इसमें आपने इसी कविता में लिखा है, दो टूक कलेजे का करता पछताता, तुरंत प्रश्न बना लिया। पहला प्रश्न यही बना लिया है, कलेजे को दो टूक करना इसका आशय है मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना। आप खुद समझ जाएंगे, मन को कष्ट पहुंचाना। आपने देखा कि इसमें मुहावरे और लोकोक्ति का भी इसने इस्तेमाल किया, जानबूझकर ऐसा पद्यांश उठाया ताकि वह प्रश्न बना सके। अब देखिए तुरंत भावार्थ पे सवाल पूछ दिया, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ये भावार्थ पर सवाल है। जब आप पद्यांश पढ़ के उसको समझे रहेंगे तो आसानी से बता देंगे कि भिखारी अपनी झोली को इसलिए फैलाता है क्योंकि भूख मिटाने के लिए कुछ अन्य चाहता है। तत्काल जो है उससे नीचे पूछ लिया, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, मुंह, मुंह ऐसे लिख दिया। अब ये मुंह कहां आया है? उस पद्यांश में आया हुआ है। कहेगा ये क्या है? तो अब आपको टिक करना है कि ये अनुनासिक है। तो ये देखिए वर्णमाला से सवाल पूछ दिया। इसका मतलब कि सीटेट वाला क्या कर रहा है, उसी पद्यांश में से व्याकरण संबंधी सवाल उठा ले रहा है। रस छंद अलंकार भी पूछ सकता है, लिखेगा कि काव्यांश में पढ़ने के बाद आप हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है हास्य भाव, करुण भाव, वीरता का भाव, श्रृंगार भाव। आप कहेंगे करुण भाव, यानी कि यहां पर रस से सवाल पूछ दिया, उसके स्थायी भाव से सवाल पूछ दिया। मैं कैसे कह दूं कि व्याकरण नहीं पूछता है सीटेट में, और कैसे आपसे कह दूं कि आप बिना व्याकरण पढ़े एम ही चले जाइए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ चले जाइए। आप सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां केवल पेडागॉजी के सवाल हल कर पाएंगे। इन सब चीजों का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो शायद आप चूक जाएंगे। जबकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, मुहावरे, लोकोक्ति हो, इन सबसे प्रश्न जो हैं आपके सीटेट के एग्जाम में कभी न कभी गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से पूछे गए। तो आप इस भ्रम को तोड़िए और निश्चित रूप से व्याकरण की भी पढ़ाई करके जाइए, वरना मुझे पढ़ाने के लिए इसमें कुछ है ही क्या? गद्यांश पद्यांश मेरे बस का है नहीं, पता नहीं कहां से पूछेगा। पेडागॉजी आप पूरी तरह से मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, उसके आधार पर इसको यहाँ को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, तो फिर पूरा कोर्स ही खत्म हो गया। क्या हिंदी में मुझे पढ़ाना है? मगर नहीं, मुझे हिंदी में पढ़ाना है क्या? यही व्याकरण जो अप्रत्यक्ष रूप से सीटेट में आपके सामने दे दिया जाता है। एक और आप परिषदीय विद्यालय की किताब का ही ये आपके सामने था। एक और परिषदीय विद्यालय की किताब में आप पढ़ते होंगे, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये वाली भी कविता सुने, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप देख रहे होंगे ये कविता सीटेट के पेपर में आपके सम्मुख में दिखा रहा हूं आया हुआ है। तो आप क्यों ऐसी चूक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं परिषदीय विद्यालय की एक बार सभी कविताओं का अध्ययन कर लेते हैं? बस एक ही बार तो पढ़ना है, ज्यादा समय भी नहीं देना है। क्या पता आप वहां से लाभान्वित हो जाएं, शायद लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि आखिर मैंने भी छांटा तो मैं देखा कि अरे ये तो परिषदीय विद्यालय की किताब का है। तो ऐसी स्थिति में अब ये प्रश्न आप पढ़ने के पश्चात अब जानबूझकर इससे व्याकरण से सवाल बना लेगा। व्याकरण से सवाल बनाना होगा, भावार्थ से बना, भावार्थ से पूछेगा कि बताइए इस यात्रा की किस विशेषता को संकेतित किया गया है इस काव्य में। तो आप जब पढ़े कि भाई बटोही को पूर्व चलने से पहले बाट की पहचान कर लेनी है, पता नहीं क्या रास्ते में आएगा, तो इसका उत्तर आपने डाल दिया अनिश्चितता की ओर। ये आपने पढ़ा, ये कहीं अनिश्चितता की ओर उस पूरे पद्यांश में नहीं लिखा है। आप पढ़ के समझे, उसका निचोड़ निष्कर्ष जाने, तब आप टिक कर पाए। इसी तरह से इसी में एक प्रश्न पूछा है कि अनिश्चित है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। ये आपके पद्यांश में था और यही अनिश्चित से सवाल बना दिया कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ती, ते, ता, ता, टिक करना है। प्रत्यय से सवाल बन गया। मगर देखिए पूछने का तरीका कितना बेहतरीन है। वो डायरेक्ट जो है आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, आपको विचार करवा रहा है, आपकी बौद्धिक क्षमता परख रहा है
तो आपने टिक कर दिया, ता प्रत्यय इसमें लग सकता है, तो अनिश्चितता एक शब्द आपने सुना है। तो यहां पर ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पठित गद्यांश या पद्यांश में जो भावार्थ या व्याकरण पर है, वो ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आप वाकई हिंदी व्याकरण के ज्ञाता है, क्या आपको भाषा पढ़कर समझ में आता है, क्या आप हिंदी भाषा के ज्ञानी हैं, क्या आपका वोकैब बढ़िया है। आप यहाँ पर ये भावार्थ और व्याकरण की जगह आप वोकैब भी लिख सकते हैं। वोकैब माने शब्दावली, वो हिंदी की शब्दावलियों का भी इसमें परख कर सकता है। वहां से समानार्थी, विलोम, समान, पर्यायवाची कहेगा निम्नलिखित में से भिन्न छांटिए, कौन सा शब्द भिन्न है, बाकी 3 अर्थों में समान होंगे, ऐसा छांटने वाले का भी दे सकता है। तो उस स्थिति में मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इस 15 प्रश्नों में एग्जामिनर जानने का प्रयास करता है कि आपका हिंदी का विषयगत ज्ञान कितना है, मगर बाकी के यहां के 15 प्रश्नों में वो ये जानने का प्रयास करता है कि ये जो ज्ञान आपको है, क्या आप उसे कक्षा में सजीव ढंग से दे पाएंगे, क्या आप निम्न बुद्धि लब्धि और उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को भी एक साथ बैठाकर कक्षा में हिंदी भाषा का ज्ञान करा पाएंगे, क्या आप उन्हें श्रव्य दृश्य सामग्री या क्या आप उनका उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण कर पाएंगे। ये सारी चीजें जानने के लिए वह आपका अध्यापन कला चेक करता है, टीचिंग स्किल चेक करना चाहता है कि क्या आप किसी को लैंग्वेज पढ़ाने योग्य हैं या नहीं, या केवल विषयगत ज्ञान रखते हैं, उसको परोसने नहीं आता। अगर आता है तो आइए आप बाकी के 15 सवाल भी हमसे लीजिए और उसको हल कीजिए। यानी कि बाकी 15 और 15 मिलाकर के ये आपके सामने 30 प्रश्न आपके एग्जाम में सीटेट के पूछते हैं। पहले वो आपका विषयगत ज्ञान परखते हैं, देन वो देखते हैं कि क्या आप उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपके सामने ये जो समझाया कि ये गद्यांश और पद्यांश किस प्रकार से इसमें भावार्थ और व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कितने सवाल बनते हैं, तो 15 प्रश्न, और आपका यह भ्रम दूर किया कि इसमें व्याकरण भी आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है हमें लगता है वो बहुत ही सीटेट का एकदम अलग है। उसमें जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति भी होता है वह भी बड़ा अच्छा बनाता है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो उस पर भी मैं डिस्कस कर दूं। पूछा था कि अनहद में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, मगर डायरेक्ट जो उसके ऑप्शन होते हैं, मैंने पहले बोला था कि इसके विकल्प बड़े जो है इंटरेस्टिंग होते हैं। विकल्प देखिए क्या बनाया था, कहा था अनहद में कहेगा द प्रत्यय है, ये ऐसे पूछा था, अनहद में है, बस है, आपको बताना था द प्रत्यय है, हद प्रत्यय है, उपसर्ग है या अन उपसर्ग है। अब देखिए ये शब्द बस आपको दे दिया और अब आपसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पर वो मंथन करवा रहा है। यानी कि ये प्रश्न पूछने का तरीका अपने आप में एकदम बेस्ट है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ के गए हैं तो एक ही प्रश्न में उसने आपके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का ज्ञान परख लिया और यह भी देख लिया कि क्या आप अ और अन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। वैसे तो इसका उत्तर है ही कि अन उपसर्ग है, मगर यहाँ पर अ भी उपसर्ग लोग पढ़ते हैं, तो क्या आप अ अन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह विकल्प अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। जितना अच्छा प्रश्न नहीं है, उस प्रश्न की महत्ता को और उसकी श्रेष्ठता को और अच्छा स्थापित कर दिया गया है। कैसे? विकल्पों के द्वारा, विकल्पों की श्रेष्ठता से। विकल्प ऐसा दिया जा रहा है जिससे आप उस प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, आप उस पर समय दें। और यही कारण है बहुत लोग कहते हैं कि हमारे सीटेट के पेपर में समय कम पड़ गया। यूं ही नहीं कम पड़ जाता है, वाकई उसके प्रश्नों से ज्यादा उसके विकल्पों पर मंथन करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे वह पठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित थे। अब आते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं हिंदी शिक्षण पर। पेडागॉजी, तो मैं आपको पहले भी बताया कि ये पूरी तरह से मनोविज्ञान से संबंधित है और मनोविज्ञान वाला सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे तुभ्यम चैनल पर मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू हो गई हैं। और अच्छा ये है कि उसमें जो अध्यापक मैं तुभ्यम चैनल पर लाके खड़ा किया गया है हमारी टीम के द्वारा, वो इसी 69,000 वाली भर्ती में जो है चयनित है। निश्चित रूप से उनको पर्याप्त अनुभव है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो वो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रदान करेंगे, है ना। हो सकता हो आपको थोड़ा सा असहज महसूस हो, थोड़ी नवीनता दिखे, मगर मैं चाहता हूं कि आप उनके कंटेंट पर फोकस करें। जो कंटेंट आपको यहां से मनोविज्ञान का प्रोवाइड कराया जाएगा वो मैं दावा करता हूं शायद ही कहीं यूट्यूब पर पा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं बताऊं कि अगर आप मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो शायद हिंदी शिक्षण यानी भाषा विकास का अध्यापन कला आप बहुत आसानी से इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसमें अधिगम अर्जन, जो कि आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये भी आप पढ़ते हैं। भाषा अध्यापन किस प्रकार भाषा सिखाना, इसके कई सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का भी प्रश्न पूछता है सीटेट में। सुनने और बोलने की भूमिका से सवाल पूछेगा। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण,
ये शब्दों पर गौर कीजिएगा। संप्रेषण बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी भाषा, किसी भाषा मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ हिंदी की बात की जा रही है, आपको समझ लेना है। हिंदी के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, यानी कि हिंदी सीखने के लिए व्याकरण की क्या भूमिका है ना, तो उस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए भाषा की संरचना और भाषा की बारीकी की बात करें, तो मुझे एक प्रश्न याद भी आ रहा है, मैं आपको शायद वो बता सकता हूं। जैसे उस प्रश्न में ये कुछ कहा गया था, कुछ इस प्रकार की बातें कही गई थी कि किसी कविता में बार बार जो है एक वाक्य इस्तेमाल किया जाए, एक वाक्यांश इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी भी। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी भी। तो प्रश्न पूछा गया था कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, भाषा संरचना, व्याकरणिक ज्ञान। मैं सामने पेपर रखा हूं, वहीं से पढ़ रहा हूं। तो ये जो भी आया है ना, आप पढ़े होंगे हिंदी में, ये निपात है और ये हमेशा किसी भाषा की बारीकी को प्रदर्शित करता है ना। मैं कहूं कि वह अभी खा रहा है और मैं बोलूं वह अभी भी खा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों वाक्यों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? बस भी का इस्तेमाल मैंने कर दिया है और यही हिंदी भाषा की बारीकी है। तो ये भाषा की बारीकी को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो पेडागॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। जैसे भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां। सिंपल सी बात है, आप भी हिंदी भाषा पढ़ाने जाएंगे, पता नहीं सामने वाले बच्चे की मातृभाषा क्या है, क्या पता वो उड़िया भाषा जानता हो और आपको उसे हिंदी भाषा पढ़ानी हो। तो ऐसी स्थिति में आपको भाषा पढ़ाते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कई कठिनाइयां आएंगी, कई बार वो त्रुटियां करेगा, उसमें विकार उत्पन्न होगा और उस स्थिति में आप देखेंगे कि आप उसे भाषा अच्छे से सिखा पा रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको ये समझाना चाहा कि पढ़ाते समय बहुत सी चुनौतियां आएंगी। भाषा कौशल में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना आप जानते होंगे। और मुझे याद आया कि पढ़ना, इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है, पूछता है कि पढ़ने का संबंध है ना। बहुत बार पूछा गया ये सीटेट में, पढ़ने का संबंध। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं कि हिंदी में हमको पढ़ना कैसे और उसी हिसाब से रणनीति कैसे बनानी। पढ़ने का संबंध है, 4 ऑप्शन दिया गया था, अर्थ से, अक्षर ज्ञान से, तीव्र गति से या शुद्धता से। तो बहुत से लोग होते हैं ना, अगर आप बिना पढ़े गए हैं, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं, तो आप सोचेंगे पढ़ने का संबंध क्या है? शुद्धता से है। शुद्ध अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो उसी से संबंध। बहुत लोग सोचेंगे तीव्र गति से है, बहुत तेजी से कोई पढ़ रहा है, फर्राटेदार एकदम पढ़ रहा है, तो यानी कि वो बहुत अच्छा पढ़ ले रहा है, आप उस पर टिक करके चले जाएंगे। बहुत लोग सोचेंगे अक्षर ज्ञान से है, मैक्सिमम लोग इस पर टिक करके आएंगे कि अगर आपको अक्षर ज्ञान है तो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि पढ़ने का संबंध किससे? अक्षर ज्ञान से है। मगर हमेशा सीटेट में उत्तर वही होता है जो आपके दिमाग में नहीं होता है। ये बात सही है कि जो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पक्का नहीं होगा, सबसे पहले काट देंगे, ये तो होगा ही नहीं है। अर्थ कहां होगा? इसका जवाब अर्थ तो होगा ही नहीं, पढ़ने का संबंध अर्थ से है। आप सोचेंगे ये तो नहीं होगा ना। आप उसके अक्षर ज्ञान पे, शुद्धता पे, तीव्र गति पे पर्याप्त मंथन कर रहे होंगे और उस मंथन करने के बाद इन तीनों में से जब आप एक चुनेंगे भी तो क्या फायदा? आपका तो नंबर जा चुका है, क्योंकि उत्तर क्या है? अर्थ। पढ़ने का संबंध अर्थ से है, यानी कि पढ़ना तब तक नहीं मानता है सीटेट जब तक कि आप पढ़ के उसका अर्थ न ग्रहण कर लें। जब आप अर्थ ग्रहण कर लिए इसका मतलब मान जाएंगे आपको पढ़ने आ गया। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये आपके इन्हीं सारे में से ही आएगा कि भाषा बोधगम्यता व प्रवीणता का मूल्यांकन है ना। मूल्यांकन आप देखिए ना, इसी में उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। फिर अध्यापन अधिगम सामग्री। हाँ, अध्यापन करते समय, सीखते समय किन सामग्री? टीएलएम आप पढ़ते हैं, बीटीसी या बीएड किए होंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, मतलब कक्षा में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग, इससे भी सवाल पूछा गया था। जैसे कहेगा कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। जैसे कोई हिंदी का पाठ है उसमें अन्य भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, तो क्यों आते हैं? इस पर भी सवाल, 4 ऑप्शन बनाया गया था। तो सिंपल सी बात है कि जो पाठ होता है हिंदी का, वो समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति होती है। समाज में बहुत सी भाषाएं बोली जा रही हैं और पाठ, हिंदी पाठ में इसीलिए क्या होता है, कई भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर हो जाए कि जो हम बाहर समाज में जब जाएंगे तो वहां हमें बहुभाषी स्वरूप मिलेगा और उसी बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करना चाहता है हमारा हिंदी का पाठ। तो इस प्रकार से इससे भी प्रश्न आपके बनाए जाते हैं और ये उपचारात्मक अध्ययन
मुझे लगता है कि मैंने अभी यहाँ चर्चा कर रही थी कि कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, पढ़ते समय बच्चे त्रुटियां करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि कोई छात्र है, ये भी सीटेट का प्रश्न है, कि पढ़ते समय किसी शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। कोई छात्र पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो वो क्या कर रहा है? 4 ऑप्शन देगा कि उसे पढ़ना नहीं आता, वो समय बिता रहा है, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, और या अर्थ की खोज में वो पुनरावृत्ति करता है। तो बहुत से लोग जो नहीं पढ़े होंगे, नॉर्मल सा आप थिंकिंग करिए तो आप सोचेंगे पढ़ते समय अगर कोई शब्द बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब उसको जो है पढ़ने में कठिनाई हो रही है। आधे लोग तो इसी में चले गए। आधे लोग सोचेंगे कि इसलिए शब्दों को बार बार वो रिपीट कर रहा है क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। आधे फिर इसमें चले गए। और जिस विकल्प पर आप सोच ही नहीं रहे होंगे वही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या है कि पढ़ते समय कोई छात्र अगर शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, वो बस इसलिए क्योंकि वो उसका अर्थ खोज रहा है। ये आप प्रयोग के द्वारा जान सकते हैं, या आप व्यवहार के द्वारा जान सकते हैं, या आप तब जान सकते हैं जब आप सोचें कि हाँ, मैं बार बार पढ़ने पर शब्दों की पुनरावृत्ति करता हूं तो क्यों जानता हूं, क्यों करता हूं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप पेपर देने बैठे हैं सीटेट का, तो आप अपने आप को स्वयं को छात्र मान लीजिए, आप बेहतर उत्तर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लूं, हाथी। एक छात्र से कहा गया हाथी पढ़ने को, तो कैसे पढ़ेगा? पहले क्या किया, धीरे धीरे पढ़ेगा, हाथी हाथी। क्या कर रहा है वो? इसी को कहा जा रहा है कि वो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसको ह नहीं पहचान में आ रहा, था नहीं पहचान में आ रहा है। जब वो हा पढ़ रहा है तो उसको लगा हमने हा पढ़ा, थी छोड़ दिया। और जब वो थी पे पहुंचा तो हा छोड़ दिया। तो जब वो थी पे पहुंचा तो हा छोड़ दिया, तो उसको अर्थ ग्रहण नहीं हो पाया। तो इसलिए जब वो पहला हा भूल गया, थी, हा भूल गया, और उसके बाद जब वो सब एक साथ पढ़ा हाथी, तो उसको लगा हाँ हम एक बार में पढ़ लिए। मगर फिर सोचा कि पढ़ तो लिए, मगर मतलब क्या निकला? फिर वो दोबारा उसको रिपीट करेगा, हाथी। इसका मतलब तब उसे दिमाग में आएगा कि अच्छा, एक बड़ा सा जानवर, 4 पैर वाला, लंबी सूंड वाला, बड़े से कान वाला, हाँ वहां देखे थे, वो हाथी की बात कर रहा है। यानी कि वो बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति पढ़ते समय इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका अर्थ खोजने लगता है। घोड़ा, अब ड़ा पढ़ा तो घो भूल गया, अब घो पढ़ा तो ड़ा नहीं पढ़ा था, तो फिर वो मिला के पढ़ा घोड़ा, तो उसको लगा अच्छा हम पढ़ लिए। फिर लगा कि नहीं नहीं, मतलब क्या निकला? फिर एक बार पढ़ेगा घोड़ा, अच्छा हाँ, फिर उसको याद आया 4 पैर वाला घोड़ा, बहुत तेज जो दौड़ता है, हाँ देखे थे सदिया में, बरतिया में एकदम दुल्हा औसित बैठा था, वही वाला घोड़ा। तो उस टाइप का वो अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। ये प्रश्न कितना अच्छा है जिसका आप बहुत आसानी से टिक कर देते हैं, वो भी गलत है ना। और जो इस प्रश्न को बनाया होगा वो सोचिए किसी बच्चे पर कितना प्रयोग किया होगा कि वो बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। और यही प्रयोग आपको भी करना है जब आप एक योग्य शिक्षक बन करके चुन करके जाएंगे विद्यालयों में। तो इसी प्रकार के प्रश्न जानकर आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इन सारे परिस्थितियां जानबूझकर सीटेट देता है, आपको प्रश्न बना करके आपको टिक करना होता है। तो वो जानकर देता है कि आप इन सारी परिस्थितियों से पहले से अगर अवगत रहेंगे तो आप भी जाएंगे तो छात्रों पर नए नए प्रयोग करेंगे, आप जानने का प्रयास करेंगे। सोचिए जो एग्जामिनर इस प्रश्न को बनाया होगा वाकई किसी छात्र को बैठा के उस पर प्रयोग किया होगा, तब उसको लगा होगा कि ये शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थ ग्रहण करने के लिए कर रहा है, अर्थ को खोज रहा है, इसलिए शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, और उसने उसको तुरंत सीटेट के प्रश्न में तब्दील कर दिया। आप भी ऐसा करेंगे, है ना। मगर कब? जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करेंगे तब। और निश्चित ये विश्वास मानिए कि तुभ्यम की टू सक्सेस की ये पूरी टीम और मैं आपकी इस बुद्धि को विकसित करने में आपका पूरा का पूरा सहयोग करूंगा, है ना। और मुझे लगता है कि इस पूरे एनालिसिस को आप अब समझ गए हैं। अगर सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम जो 1 to 5 के लिए भी था, 6 to 8 के लिए भी था, तो आपको अब एक विश्वास जम गया होगा थोड़ा सा तुभ्यम चैनल पर, और हो सकता हो थोड़ा बहुत तो हम पर, कि हाँ आप जिस व्यक्ति को या जिस चैनल को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुने हैं, वो निश्चित रूप से आपको एक सही दिशा प्रशस्त कर रहा है, सही दिशा में ले जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही व्यक्ति पकड़े हैं, बिल्कुल सही चैनल को चुने हैं। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैनल साबित होने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि आपने इससे पहले सीटेट के इस हिंदी पाठ्यक्रम को शायद इस तरह कभी देखा होगा। क्यों मैंने भी कभी नहीं देखा था, और क्योंकि आज से पहले मैंने भी इस 10 साल के पेपर को एक साथ बैठकर कभी अध्ययन नहीं किया, कभी उसका तार्किक विश्लेषण नहीं किया। विश्लेषण किया तब जाना कि हाँ इस तरह से मैं आपको बातें रखूं तो शायद आप इसके बाद अच्छी रणनीति बना करके पेपर को हल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस तरह के कई प्रश्न जेंडर भेद से भी संबंधित प्रश्न जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं पेडागॉजी वाले सेक्शन में, है ना, पूछ दिए जाते हैं। संविधान से भी, संवैधानिक विकास, हिंदी के संवैधानिक विकास से भी संबंधित आर्टिकल वगैरह भी इसके अंतर्गत पूछ दिए जाते हैं। एक आप तुम लड़के होके रोते हो जी, यह कथन है, आपको टिक करना होता है जेंडर भेद का। लड़की हो फिर भी खेलने जाओगी, यह कथन है जेंडर भेद का। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट के हैं। मतलब कि उनके कहना है कि लड़के हो तो रो नहीं सकते, लड़के की कोई भावना ही नहीं, खाली लड़कियों के लिए ही आंसू बहाना लिखा है। उनका कहना है कि अगर वो लड़की है तो वो खेल नहीं सकती, लड़के ही केवल बाहर जाके खेल सकते हैं। तो सीटेट कहता है नहीं, ये जेंडर भेद है और आपको पहले से अवगत कराता है और इसी तरह से कथन दे देता है कि लड़के होके रोते हो, आओ देखो लड़के होके रो रहा है, लड़का को शर्मा रहा है। इस तरह की बात आप सुनते हैं, दैनिक जीवन में अपने अगल बगल सुनते हैं। और यही प्रश्न जो है सीटेट जो है आपके व्यवहार, आपके दैनिक जीवन से उठा करके प्रश्न पत्र में डाल देता है, चेक करने के लिए कि क्या इसके प्रति राय रखते हैं। क्या लड़का कभी रो नहीं सकता? क्या लड़की कभी खेल नहीं सकती? क्या लड़का कभी घर का खाना नहीं बना सकता? क्या लड़की कभी बाहर का कार्य नहीं कर सकती? और अगर ऐसा आप विरोध प्रकट करते हैं तो निश्चित रूप से जेंडर भेद है और आपको यही टिक करना रहता है कि ये जेंडर भेद का उदाहरण है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको परिस्थिति में बांध कर देता है। जब कह देगा मोनिका की दादी है और वह उसको बाहर जाकर खेलने से मना करती है, वह बार बार उसको कहती है कि तुम लड़की हो, तुम बाहर जाकर के नहीं खेलना चाहिए तुम्हें, तो यह दर्शाता है, आपको टिक करना होगा जेंडर भेद। तो आपने देखा कि एक ही प्रश्न को वो कई तरीके से पूछ रहा है। आपकी अगर बुद्धि विकसित हो चुकी है, आप उस पूरे व्यवहार को समझ गए हैं, तो हमें लगता है प्रश्न को कितना भी तोड़ मरोड़ के दिया जाए आप निश्चित रूप से उसका उत्तर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम का सिलेबस, जिसके अंतर्गत मुझे लगता है कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठ रहा होगा, क्योंकि सभी क्रॉस क्वेश्चन को मैंने खुद बनाया है, खुद उसका जो है सॉल्यूशन आपको दिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर यूजफुल है, प्लीज अगर आपको इसमें मेरा मेहनत दिखा है तो आप इसे लाइक किए बिना आगे ना जाएं, इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद आया, वाकई नहीं पसंद आया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज आप इसे लाइक नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमामि तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।